हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज के बारे में। अभी हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफी अच्छा वीडियो डाला हुआ था। वो वीडियो था सिम्टम से रिलेटेड और उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि प्लांट्स में हमारे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले भी जो है इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ था, तो पहले की बात अलग है, काफी सालों पहले बनाया था तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, आप सभी का बहुत ही ज्यादा प्यार है, लेकिन विजुअल क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो बाद में मैंने उसे फिर से दोबारा रिक्रिएट किया है आपके लिए, तो आप जा करके उस वीडियो को कंप्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत जल्द वेबसाइट जो है वो लाइव होने वाली है, तो वहां पे जा करके आपको स्टडी मटेरियल अब डाउनलोड करने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो आप कोई भी ग्रेजुएशन और नेट और नीट के कोई भी एजुकेशनल कंटेंट हो, आप वहां पे कंप्लीटली फ्री जो है वो ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशंस में ये क्वेश्चंस परफेक्ट होता है हर बार आने के लिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज एक बहुत ही कॉमन डिजीज होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली जो हमारा पोटैटो होता है वो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मतलब इसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसी फैमिली में हमारे टोमेटो आते हैं, बहुत सारे अदर प्लांट आते हैं, जैसे आप धतूर का नाम सुने हैं वो आते हैं। तो जनरली जो लेट ब्लाइट होता है ये एक सिम्टम्स है जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसा इंपैक्ट इसका प्लांट के ऊपर होता है। तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि जिस प्लांट में इनका इन्फेक्शन होता है वो एरिया जो होता है जहां पे इनका इन्फेक्शन होता है वहां पे थोड़ा वाटरी सब्सटेंस आ जाता है शुरुआत में, फिर वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है वो एरिया, और उसके किनारे किनारे व्हाइट कलर की कॉलोनीज भी डेवलप करती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो वहां पे बिल्कुल इसी तरह का सिम्टम्स देता है, चाहे फिर वो पोटैटो की लीफ हो, चाहे टोमेटो की लीफ हो, चाहे पोटैटो का ट्यूबर हो या फिर टोमेटो का फ्रूट्स हो, ये सभी में हमें देखने को मिलते हैं। कंप्लीट प्लांट को ये अफेक्ट करते हैं ये जो पैथोजन होते हैं वो। अगर मैं जनरली पैथोजन की बात करूं तो इसमें जो पैथोजन्स के बारे में आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, जो जनरली जाना जाता है पोटैटो में इन्फेक्शंस के लिए। अगर मैं इनको ग्रोविंग सीजन या इनके फेवरेबल कंडीशंस की बात करता हूं तो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन ठंड का टाइम थोड़ा सा होता है, जिस समय बारिश हो रही हो और हल्की फुल्की ठंड हो, तो उस टाइम पे इनके लिए काफी सुटेबल होता है बीमारी को फैलाना। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पॉइंट की मैं बात करता चलता हूं और आपसे सारी बातें डिस्कस करता चलता हूं। कभी कभी मैं पढ़ूंगा नहीं, लाइनों को बता दूंगा, वो लाइनें यहाँ पे लिखी रहेंगी तो आप सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट ब्लाइट में किल्स द फॉलिएज एंड स्टेम ऑफ पोटैटो, मतलब कंप्लीट प्लांट को ही अफेक्ट करते हैं टोमेटो प्लांट्स में भी। और ड्यूरिंग ग्रोविंग सीजन, अपने ग्रोविंग सीजन में, ग्रोविंग सीजन मैंने आपको बता दिया दैट इज अ फेवरेबल कंडीशंस व्हेन द पैथोजेंस अराइज एंड व्हेन द पैथोजेंस completely attack on the plants. It also attack potato tuber and tomato fruits in the fields which rot either in the field or while in storage. जब भाई आप जो है पोटैटो को फील्ड से निकालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें ये इन्फेक्शंस जो है वो फैलते भी हैं, और साथ में अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है तो आपके खेतों से जब आप आलू को कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे उस पैथोजन के कुछ स्पोर्स या फिर प्लांट के कुछ डेब्रिस पार्ट जो होते हैं उनको हम डेब्रिस बोलते हैं, वो उसी खेत में रह जाते हैं और जो अगले सीजन के प्लांट के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जब आप बात करते हैं सॉइल बॉर्न डिजीजेस की, अब जो लोग पहली बार सॉइल बॉर्न सुन रहे हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज का मतलब होता है मिट्टी के थ्रू फैलने वाली डिजीज। तो भाई जब आप मान लो कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे जो है फील्ड से, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ पार्ट टूटेंगे उसके, अगर इन्फेक्टेड पार्ट वहीं खेत में रह गए तो दिक्कत है ना मेरे भाई। लेट ब्लाइट में कॉज टोटल डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल प्लांट्स। जैसे से समय बीतता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रक्ट कर देता है ऑफ ऑल प्लांट इन द फील्ड, और धीरे धीरे फैल करके एयर के थ्रू, वो वाटर के थ्रू और आपके सॉइल के थ्रू ये पूरे के पूरे खेत को ही खत्म कर दे सकता है। इतनी पावर इसके पास में होती है विद इन अ वीक, कुछ ही हफ्तों में। और टू व्हेन वेदर इज कूल एंड वेट, अगर और इनके लिए जो बढ़िया टेम्परेचर और होता है भाई, आपको पता है कि ठंडी का टाइम हो, कूल वेदर हो और वेट वेदर हो, गीला वेदर हो, क्योंकि फंगस की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर बेहद जरूरी है। इवन व्हेन लॉसेस इन द फील्ड आर स्मॉल, potatoes may become infected during harvest and may rot in storage. अगर आपको लगता है कि फील्ड में आपका लॉस नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है, आप जब इसको आलू कोल्ड स्टोरेज वगैरह में स्टोर करते हो तो उस टाइम पे भी इसमें आपको इन्फेक्शंस
देखने को मिल सकती है। तो काफी ज्यादा हद तक ये काफी एक बिग प्रॉब्लम्स हो जाती थी हमारे फार्मर्स के लिए। तो क्योंकि भाई ऐसी चीज है कि आप इनको खेत से बचा के लाओगे तो अगर हल्का फुल्का भी इन्फेक्शन है, आप स्टोरेज के लिए आलू को एक साथ रखते हो तो वो आलू एक दूसरे, जैसे आपने कहावत नहीं सुनी है, वो क्या होता है ना, एक दाना जो होता है अनार का वो पूरे के पूरे अनार को खत्म कर सकता है अगर वो खराब हो गया तो। दैट्स जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए जब आलू कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे जाते हैं तो उसके पहले जो खराब आलू होते हैं उनकी छटनी की जाती है ताकि उन आलूओं को वहां से हटा दिया जाए एंड देन वो स्टोर के लिए जाते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस होती हैं कोल्ड स्टोरेज में रखने की, जो थोड़ा मोड़ा आपको जो है अगल बगल कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन रिलेशन टू आयरिश फेमाइन, अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड से इनका काफी लेना देना है। वहीं से इसकी शुरुआत होती है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एज अ कॉज ऑफ लीड ब्लाइट। यहाँ पे जो पैथोजन जिस फंगस का नाम मैंने यहाँ पे लिया है उस फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो यहाँ पे लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के ग्रोथ के लिए या लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बीमारी के लिए फेमस होता है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पे कुछ जोन्स के बारे में कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको कहां कहां देखने को मिलते हैं, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, अमेरिका, ग्रीनलैंड, रशिया, चाइना और आपका यूरोप, इन सभी जगहों पे जो है हमें देखने को मिलता है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इंडिया काफी हद तक बचा हुआ है, मुझे अभी तक तो यहाँ पे एरिया में दिखाई नहीं दिया। लेट थोड़ा मोड़ा तो दिखाई देता है, बीमारी तो दिखाई हर जगह देती है, बट जो मेजर हार्म है वो ये है। जोन्स ऑफ हाई lead blight severity include northern United States, east coast of Canada, western Europe, central and southern China, southern eastern Brazil and tropical highlands. Lead blight जो थोड़ी गर्म प्रदेश है, lead blight of also very destructive to tomatoes and some other member of Solanaceae। जैसा कि मैंने कहा Solanaceae फैमिली है, there are lots of genus अगर ओके, तो ये बहुत सारे जीनस के अंदर ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। बट यहाँ पे जो डोमेन मैंने आपको बताया, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना पैथोजेंस के लिए ना फूड लेकर के आते हैं। क्योंकि अगर आप बात करते हैं ट्यूबर की, पोटैटो की, तो वो ऑलरेडी उसमें सुक्रोज अच्छा खासा आपको मिल रहा है, तो क्यों पैथोजन कहीं पे और अटैक करेगा। तो सबसे मेजर इम्पैक्ट जो है इन्हीं दोनों के ऊपर होता है, टोमेटोज एंड पोटैटोज। अगर मैं बात करता हूं आगे की तरफ, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पैथोजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपके बगल में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इनके मेन स्पोर्स होते हैं जो स्प्रेड होते हैं उन खेतों के अंदर, उन फील्ड के अंदर। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और येलो कलर का, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। ध्यान रखिएगा, फोर्स, PHORES। फोर्स का मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं एल्गी के फंजाई के लैंग्वेज में या फिर पैथोलॉजी के टर्म में, तो फोर्स का मतलब होता है वो डंडा समझ रहे हो, डंडे। जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारा फोर्स है और इसके ऊपर लगा हुआ आपका स्पोर होगा, मतलब ठीक है, इस पे स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर्स होंगे, सब लाइक दैट। सो तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये एक डंडी है जिसकी आउट ग्रोथ से, इसी में आउट ग्रोथ होता है तो बनता है आपका स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया किसके ऊपर होता है, स्पोरेंजियो फोर्स के ऊपर होता है। जैसे आपने कोनिडियो फोर्स सुना था, उसी तरीके से ये स्पोरेंजियो फोर्स है, ठीक है। और इसी स्पोरेंजियो फोर्स के अंदर मैंने तो बहुत ढेर सारे बना दिए जो स्पोर, बट मेंशन किया जाता है कि 12 के बीच में होता है। मैंने कुछ ढेर सारे बना दिए, तो आपको वो दिक्कत नहीं है, बट आप इतना जानते रहिए कि इसी के अंदर जो होते हैं वो हमारे स्पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तकरीबन 8 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 3 से लेकर के 12 के बीच में स्पोर्स आपके इसके अंदर होते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ कवरिंग आप देख रहे हैं, ये आपका स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया जो मैंने बताया पहले भी आपको इसके बारे में कि स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं हमारे स्पोर। और जो पैथोजन है उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो अगर आप कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखते हैं, तो जैसे आप एक सीक्वेंस, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि आपका एक सीक्वेंस होता है पैथोलॉजी में, पहले आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं जैसा कि मैंने आपको दिया, फिर आप उसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं, फिर सिम्टम बताते हैं, फिर डिजीज साइकिल बता के कहानी को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पैथोजन मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इसका नाम होता है। माइसीलियम प्रोड्यूस ब्रांच स्पोरेंजियोफोर्स। यहाँ पे जो माइसीलियम होती है उसमें हमें दिखाई देता है एक ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, जो प्रोड्यूस करता है लेमन शेप का स्पोरेंजिया, जिसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे स्पोर्स। यह स्पोरेंजियोफोर आगे जाकर के डेवलप करके ही आपके स्पोरेंजिया बनाते हैं। और ये क्वालिटी जो है हमें फंजाई के
oomaicities मेंबर के अंदर देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। oomaicities जो मेंबर होते हैं फंजाई के, उनमें हमें ये नेचर देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया जर्मिनेट ऑलमोस्ट इंटायरली बाय रिलीजन 3 to 8 जो स्पोर एंड टेम्परेचर अप टू 12 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करता हूँ तो वो तकरीबन आपका 12 से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के लिए इनके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होता है। आपको पता है ये स्लाइटली ठंडी होती है। 12 से 15 एक काफी अच्छा मौसम होता है घूमने टहलने और ये सब चीजों के लिए। तो 12 से 15 के बीच में और 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है स्पोरेंजिया को जर्मिनेट करने के लिए, ताकि इसमें से डायरेक्टली जर्मिनेटिव जो है वो प्रोड्यूस हो पाए। अगर आपका डायरेक्टली जर्मिनेटिव प्रोड्यूस करना है, मतलब कि स्पोरेंजिया ही जर्मिनेटिव प्रोड्यूस करे स्पोर्स नहीं, तो उसके लिए तकरीबन आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। अगर ठंड थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप का वेदर है या फिर थोड़ा बारिश वाला सीजन है, तो उस टाइम पे इनके लिए काफी ज्यादा सुटेबल हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं सिम्टम्स की, तो प्लांट के सारे पार्ट्स मेरे भाई, सारे पार्ट्स, चाहे वो आपका ट्यूबर हो, चाहे वो आपके रूट हो, चाहे वो आपकी स्टेम हो, चाहे वो आपकी लीफ हो, कंप्लीटली प्लांट जो होता है वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है। बेसिकली लीफ एक ऐसी चीज होती है जिसको कि आप देख सकते हो, बट ट्यूबर आप देख नहीं सकते हो जब तक आप खुदाई करके आलू को कलेक्ट ना करो, है ना। तो लीफ आपको इजिली विजिबल होता है। अगर आप लीफ की हालत देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर्स का स्पॉट्स देखने को मिलता है और बीच बीच में आपको जो है किनारे किनारे व्हाइट, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, जहां पे कंप्लीटली इन्फेक्शन हो चुका है, वहां पे आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगे सड़ा हुआ जैसे होता नहीं, मतलब थोड़ा गीला गीला टाइप का, यस वो हो जाता है। और उसके ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ व्हाइट कॉलोनीज अपीयर्स होती हैं। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बहुत ही शानदार फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे डायग्राम में, अगर आप देखिए तो लीफ पूरी तरीके से यहाँ पे ब्राउन हो गई है। आपको थोड़े से सड़े गले जैसे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा वाटरी सब्सटेंस मौजूद होता है जो समय के साथ सूख जाता है और ये पूरी तरह से ब्राउन होकर के ड्राई हो जाती है। स्टेम की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लीफ अफेक्टेड हुई है और लीफ से ही अफेक्शन जो है इसके अंदर फैला हुआ है और कंप्लीटली पूरा प्लांट इसके घेरे में आ गया है। तो आपको पता है भाई, अगर एक बार लीफ इफेक्टेड हुई तो उसके बाद आपके जो जाइलम फ्लोएम्स होते हैं उनके थ्रू पूरे के पूरे प्लांट में ये स्प्रेड हो जाते हैं। जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम जिनसे हमारी फंगस बॉडी बनती है, अंदर अंदर वायरस की तरह वो पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैंसर की तरह ये पूरा अंदर अंदर ऐसे फैलते चले जाएंगे। तो दैट्स टाइप ऑफ सिम्टम्स अकर इन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अपीयर एज वाटर सॉक्ड स्पॉट। वाटर सॉक मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा गीला गीला सा हिस्सा है, वहां पे आपको एक स्पॉट स्पॉट सा बन जाएगा। लोअर पार्ट ऑफ लीव्स पे बनते हैं। मॉइस्ट वेदर हुआ, स्पॉट्स बड़े होंगे, मतलब ये और डेवलप करेंगे भाई। जब डेवलप करेंगे तो स्पॉट और बड़े होंगे। फ्रॉम ब्राउन ब्लाइट विथ इनडेफिनेट बॉर्डर्स। एक मतलब इनकी कोई ऐसी कोई बॉर्डर नहीं कि पूरी एकदम डिफिनेट शेप की दिखाई देगी, परफेक्ट गोला बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बस जहां जहां इनके माइसीलियम पहुंचते हैं वहां वहां ये कॉज करते हैं। अ जोन ऑफ वाइड डाउनी मिल्ड्यू ग्रो टू 3 to 5 मिलीमीटर वाइड स्प्रेड इन बॉर्डर टू लेजन ऑफ अंडर साइड ऑफ लीफ। Soon entire leaf are infected। उसके बाद सारी की सारी लीफ जो है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है। एंड ऑल टेंडर अबव द पार्ट ऑफ द प्लांट। और उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बात करता है इन ड्राई वेदर। अगर ड्राई वेदर है, द एक्टिविटीज ऑफ पैथोजन आर स्लोड और स्टॉप। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये ड्राई वेदर में इनका इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है। और इंडिया के अंदर अगर आप आलू की खेती कर रहे हो तो आपको पता है कि यार इनकी खेती भी ऐसे टाइम पे होती है जिस समय पे थोड़ी सी ठंड जरूर हो। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ड्राई अगर है वेदर, मतलब आपने ज्यादा सिंचाई उचाई नहीं की हुई है या फिर बारिश नहीं हुई है, तो उस टाइम इनमें हमें कोई ग्रोथ पैथोजन की देखने को नहीं मिलती है। बट अगर वहां पे कंडीशन थोड़ा कोल्ड है, मॉइस्चर है, देन दे विल बी हार्म। एग्जिस्टेंस लेजन स्टॉप enlarging, turn black curl and by the pneumatics at the underside of the leaf। अगर टेम्परेचर गर्म है तो वहां पे एग्जिस्टिंग लेजन स्टॉप enlarging। जो आपका जो रीजन है, अब वो इन्फेक्शन जितना हुआ है उतने पे ही रुक जाएगा, वो एरिया पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा और लीफ धीरे धीरे मुड़नी शुरू हो जाएंगी, कर्ली होनी शुरू हो जाएंगी एंड नो माइसिटीज अपीयर। और उसके बाद जो पैथोजन है वो वहां से चला जाएगा, मतलब जितना उसको इन्फेक्शन फैलाना रहेगा वो फैला चुका रहेगा। अब अगर वो इन्फेक्शियस जो स्पोर्स हैं वो जमीन में है तो वो अगले सीजन के लिए काफी नुकसान फैला सकते हैं। इसलिए हम लोग मेथड यूज करते हैं क्रॉप रोटेशंस का। किसका क्रॉप रोटेशन? कि आपको अगली बार उसमें आलू ना बो करके कुछ और बो दीजिए जिससे वो पैथोजन के लिए ज्यादा दिक्कत कर जाए और पैथोजन उसके बाद मर जाए। व्हेन द वेदर बिकम मॉइस्ट अगेन माइस्टीज रिज्यूम इट एक्टिविटी। और जैसे ही भाई दोबारा से अगर मौसम वैसा हुआ तो फिर दिक्कत
कर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो मेन सिम्टम्स जो हमारे, भाई मैं पत्तियां थोड़ी ना खाता हूँ, जो हमारे यहाँ पे मेन सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ट्यूबर के अंदर। अगर यहाँ पे आप ट्यूबर को देखिए तो ट्यूबर आपको बीच बीच में बिल्कुल ब्राउन सी हो जाती है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये थोड़े से गैंग्रीन डिजीज के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो पूरा जो सब्सटेंसेस है, जैसे आप इस आलू को अगर आप देखिए तो ये पूरा बीच बीच में आपको ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देना, दैट इज इन्फेक्शियस। यहाँ तक इन्फेक्शन पूरा फैल चुका है, ठीक है। और यहां तक पूरे पैथोजन ने साइटोप्लाज्म वगैरह को, ग्लूकोज वगैरह को कंज्यूम किया है। माइसीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये धीरे धीरे पूरे आलू पे फैल जाएगा और पूरा जहां भी ये रहेगा वहां पे थोड़ा सा वाटर जैसा रहेगा, दबाओगे दबेगा, वाटर जैसा निकलेगा, लिक्विड वगैरह। बाद में ये ड्राई होकर के खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से। और इनमें क्या होता है कि जब ये सड़ते हैं तो सड़ने के टाइम पे इनमें बहुत सारे और भी बैक्टीरिया और फंगस का अटैक होता है, जिससे इनमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं कि आलू सड़ गई। अफेक्टेड ट्यूबर फर्स्ट शो पर्पलिश ब्राउन blotches consisting of water soaked dark somewhat reddish brown tissue that extend 5 to 15 millimeter into flesh of tubers. Later the affected area become firm and dry and somewhat sunken. Such lesions may be small and may involve most of entire surface of tuber without spreading deeper into tuber interior. ये अंदर बहुत ज्यादा नहीं इन्फेक्शंस करते हैं। इनके जो इन्फेक्शन होता है वो पहले कंप्लीट आलू के ऊपर सरफेस पे होता है। तो कभी कभी आप देखिए जब ये लोग खाना बनाती तो ऊपर से उस हिस्से को काट करके निकाल देती थी। यस डेफिनेटली ये पूरे आलू अंदर ट्यूबर तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये ऊपर के जो सरफेस होते हैं आलू के उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ऊपर से देखने में आलू आपको ऑलरेडी खराब लगेगी। स्प्रेडिंग डीपर इनटू ट्यूबर विदाउट स्प्रेडिंग डीपर, मतलब जब बहुत नीचे नहीं जाते। द रॉट हाउएवर कंटिन्यूज टू डेवलप आफ्टर ट्यूबर आर हार्वेस्टेड। इन्फेक्टेड ट्यूबर में भी सब्सिक्वेंटली कवर्ड विद स्पोरेंजियोफोर। जो इन्फेक्टेड ट्यूबर है उसके आसपास पूरा स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं एंड स्पोर्स ऑफ पैथोजन और बिकम इन्वेड्स बाय सेकेंडरी फंजाई एंड बैक्टीरिया। और इसी कारण जब ये हमारे आलू को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपकी जो ट्यूबर्स है वो वीक हो गई है, कहीं से कट हो गया या सड़ गई है, तो वहां पे दूसरे पैथोजन भी इसका फायदा उठाते हैं और आते हैं और आलू को जो है बिल्कुल भी वृद्धि करके सड़ा देते हैं। जो आलू बहुत लेट सड़नी चाहिए थी वो अब बहुत ही जल्दी जो है वो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने एक सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के बारे में, जिसका नाम है डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके बारे में आप सब काफी वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डिजीज साइकिल आपके सामने ली है वो कई स्टेप में ये डिजीज साइकिल है। अगर मैं डिजीज साइकिल की बात करूं तो देखिए बहुत सिंपली डिजीज साइकिल है। जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है, चाहे फिर वो ट्यूबर हो, फिर वो चाहे आपका लीफ हो, उनसे भाई आपके जो स्पोरेंजिया हैं वो डेवलप होंगे, उसमें स्पोर्स होंगे और वही स्पोरेंजिया जो है दोबारा वो मिट्टी में मिल जाएंगे। जब आप ट्यूबर वगैरह कलेक्ट करेंगे तो उनसे वो मिट्टी में मिलेंगे और दोबारा से वो हमारे प्लांट्स को हार्म पहुंचाएंगे। देखिए ये है 2 स्टेप की साइकिल, बट यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से बता दूं तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, ताकि आप अपने स्कूलों में भी या कॉलेजेस में भी बना सके। तो यहाँ पे देखिए एक इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें लीफ भी इन्फेक्टेड है और ट्यूबर भी इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब हमारा जो ट्यूबर है, चाहे हम उसको निकालेंगे चाहे उसको हम वहीं पे छोड़ लें, निकाल लेते हैं ट्यूबर को। अगर हम ट्यूबर के यहां से निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है कि यही जो ट्यूबर के थ्रू है या फिर जो इन्फेक्शियस पार्ट है, चाहे वो ट्यूबर के थ्रू या फिर के थ्रू जो नुकसान पहुंचा रहा है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो नुकसान पहुंच रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो ये रहा है कि इसके अंदर ये जो आपका फंजाई है ये लगातार अपनी माइसीलियम की ग्रोथ करा रहा है। इसमें एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है, दोनों में क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एंथ्रेडिया ओगोनिया, और डिवीजन करके बहुत ढेर सारे आपके स्पोर्स वो बना सकते हैं, ठीक है। देखने को मिला आपको। लाइफ साइकिल भी फाइटोप्थोरा की बता दिया कि नहीं बता दिया? क्या बताया मैंने आपको? देखिए दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मेल था फीमेल था, ल्यूगो जैसा ही है और ऊमाइसिटीज का मेंबर वो भी है, ऊमाइसिटीज का मेंबर ये भी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में हुआ, ये उगोनिया है, ये एंथ्रेडिया है। मेल गैमेट्स गया, फ्यूज किया उगोनिया को, वो स्पोर बन गया 2n स्ट्रक्चर और फिर स्पोरेंजिया डेवलप कर गई, ठीक। हमें इससे मतलब नहीं। जब डिजीज साइकिल की बात करते हैं तो डिजीज पढ़ते हैं कि डिजीज कैसे फैल रही है। तो यहाँ पे देखिए इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ ट्यूमर था, राइट। अब अगर यही ट्यूबर डेवलप, 2 स्टेप हुई ना, अगर यही ट्यूबर डेवलप कर जाए, मतलब इसी ट्यूबर में से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाए, तो भाई ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो जो नया पार्ट भी निकलेगा वो भी समय के साथ क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो देखिए माइसीलियम यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अगर उसके बाद दूसरा चीज क्या है कि मान लो भाई धीरे धीरे हमने ट्यूबर को रख दिया है और फिर जब सीजन आया फिर मैंने उसको लगाया। जब हम उसको लगाते हैं तो फिर से ये जो इन्फेक्टेड पार्ट है ट्यूबर के वो निकलेंगे। तो अब ये
जो आपके हैं, ये जो ट्यूबर है, अब इस ट्यूबर में पूरी तक कोई सीडलिंग वगैरह नहीं निकलेगा। अब ये पूरा का पूरा ट्यूबर ही क्या है, देखिए यहाँ पर पूरी माइसीलिया फैल चुकी है और ये पूरे का पूरा जो ट्यूबर है अब ये कन्वर्टेड हो गया है स्पोरेंजिया में। मतलब पूरा फैल गया ना, मतलब अब ये पूरा एक बम है समझो। इसमें तो सीडलिंग डेवलप करी है, इसमें तो एक बार डेवलपमेंट हुआ भी है, लेकिन इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये कंप्लीटली लैस्ड है आपके फंजाई से, ठीक, स्प्रिंग सीजन में। और उसके बाद धीरे धीरे ये भी उसी तरह से डेवलप हो जाती है, ये भी उसी तरह डेवलप हो जाती है। दोनों मतलब देखो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें शुरुआत में कोई सीडलिंग नहीं निकली, ये कंप्लीटली किसके घेरे में था, फंगस के घेरे में था। इसी में इसने अपना स्पोरेंजियोफोर बना डाला। ये वाले में सीडलिंग निकली, लेकिन सीडलिंग भी खत्म हो गई और वो दोबारा देखे सीडलिंग भी खत्म हो गई और उसमें भी क्या डेवलप हो गए, स्पोरेंजियोफोर। मतलब कुल मिला के आपको स्पोरेंजिया मिल गई। तीनों विधि से आपको क्या मिल गई, स्पोरेंजिया। एंड ये स्पोरेंजिया जो है आगे इसमें डेवलपमेंट हुआ, टेम्परेचर 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जू स्पोर्स के डेवलपमेंट हुआ। जू स्पोर बाहर निकले, दूसरे प्लांट पे गए या उसी प्लांट के लीफ पे गए, कहीं पे भी जाए हमसे मतलब नहीं है, पर जहां भी जाएंगे देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने माइसीलियम को फैला करके इन्फेक्शन दोबारा से लीफ के ऊपर स्टार्ट कर दिया। और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा, ये इन्फेक्शन धीरे धीरे जब लीफ से यहाँ पे गिरेगा, ये ड्रॉप होगा, यही जो स्पोरेंजिया है जब यहाँ से ड्रॉप होगा लीफ से तो सॉइल में जाएगा और सॉइल के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, ट्यूबर में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बीमारी है वो लगातार फैलती रहती है। आशा है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वेबसाइट के ऊपर जरूर विजिट करिएगा, जैसे ही लॉन्च होती है ऑफिशियली आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।